Hello everyone, this is Jyoti from Jyoti Judiciary Coaching, and today I will discuss a new topic related to Indian Contract Act, that is proposal. If I talk about proposal, then this is the very first step for the formation of the agreement. कोई भी एग्रीमेंट अगर बनता है तो उसका पहला स्टेप होता है प्रपोजल. अगर प्रपोजल नहीं होगा तो कहानी आगे की बढ़ेगी ही नहीं पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. कैसे? इसको हम सेक्शन से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सेक्शन 2 क्लॉज H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है व्हेन एवर एग्रीमेंट इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट. तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि एग्रीमेंट क्या होता है. एग्रीमेंट हमें कहाँ डिफाइन है? सेक्शन 2 क्लॉज ई में ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सेक्शन 2 क्लॉज ई ये कहता है एवरी प्रॉमिस इज एग्रीमेंट. अब अगर सारे प्रॉमिस एग्रीमेंट होते हैं तो प्रॉमिस क्या होता है? व्हाट इज प्रॉमिस? प्रॉमिस हमें कहाँ डिफाइन है? सेक्शन 2 क्लॉज बी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो ये कहता है जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो प्रपोजल जो है वो प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाता है. तो प्रपोजल क्या होता है? क्वेश्चन ये राइज होता है कि प्रपोजल क्या होता है. प्रपोजल हमें डिफाइन है सेक्शन 2 क्लॉज ए में. 2 क्लॉज ए ये कहता है, चलिए 2 क्लॉज ए जो प्रपोजल की डेफिनेशन है वो हम अभी 2 मिनट बाद डिस्कस कर लेंगे, लेकिन हमें डिफाइन है प्रपोजल सेक्शन 2 क्लॉज ए में. तो पॉइंट ये उठता है कि अगर प्रपोजल है तभी तो वो एक्सेप्टेड होगा और तभी वो प्रॉमिस में कन्वर्ट होगा एक्सेप्टेंस के बाद. तो प्रॉमिस होगा, प्रॉमिस है तभी एग्रीमेंट है और एग्रीमेंट है तभी कॉन्ट्रैक्ट है. तो इन शॉर्ट प्रपोजल की इम्पोर्टेंस ये है कि प्रपोजल इज़ अ वेरी फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ द एग्रीमेंट. ठीक है, और एग्रीमेंट है तभी कॉन्ट्रैक्ट बनता है. एग्रीमेंट से ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है. ये मैंने आपको पॉइंट अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया भी था. अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए कि व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज़ एग्रीमेंट, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. अभी इस वीडियो में हम प्रपोजल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो यहाँ मैंने आपको बताया प्रपोजल की इम्पोर्टेंस को. हमारा जो इंग्लिश ऑथर हैं एंसन, उन्होंने प्रपोजल को ट्रेन ऑफ गन पाउडर से कंपेयर भी किया है. व्हाट डज दैट मीन? उनके कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई एक्सप्लोजन की हमें ज़रूरत है, अगर हमें एक्सप्लोजन चाहिए किसी चीज़ का, तो उसके लिए गन पाउडर का होना ज़रूरी है, ट्रेन ऑफ गन पाउडर का होना ज़रूरी है. अगर गन पाउडर नहीं होगा तो एक्सप्लोजन कैसे होगा? सिमिलरली अगर प्रपोजल नहीं होगा तो एग्रीमेंट कैसे फॉर्म होगा और एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म होगा. और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट. और एग्रीमेंट जब सेक्शन 10 के एलिमेंट्स को फुलफिल करता है तब वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाता है. ये एक्चुअली सीक्वेंस होता है. तो ये रही अपनी प्रपोजल की इम्पोर्टेंस. अब बात आती है, मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको कहा था कि प्रपोजल की जो डेफिनेशन है वो हम अभी डिस्कस करेंगे. तो अगर प्रपोजल की डेफिनेशन की हम बात करें तो 2A में 2 क्लॉज ए में जो डेफिनेशन दी है वो कुछ इस तरह से है. व्हेन वन signifies his willingness to another to do or abstain from doing with the object to take assent of the other is proposal. इस डेफिनेशन को मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल से पूरे डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर देती हूँ. एग्जाम्पल क्या है? लेट्स सपोज आई मेड प्रपोजल टू एक्स. मैंने एक्स को कहा आई वॉन्ट टू सेल माई कार टू यू, विल यू बाई इट? Sorry, I want to sell my car to you for rupees 3 lakh. Will you buy it? तो यहाँ पर what I am doing in this, मैंने इस प्रपोजल में जो मैंने एक्स को दिया वो मैं क्या कर रही हूँ इसमें? मैंने उसको अपनी विलिंगनेस को सिग्निफाई किया, मीन्स मैंने कम्युनिकेट किया. मेरी विलिंगनेस क्या है कि मैं अपनी कार 3 लाख रुपए में आपको बेचना चाहती हूँ. ये मेरी क्या है? विलिंगनेस है, जिसको मैंने क्या किया है? कम्युनिकेट किया. सिग्निफाई मतलब कम्युनिकेट करना. तो वो मैंने कम्युनिकेट किया है. और लास्ट में मैं क्या कह रही हूँ? विल यू बाय इट. मैं उससे पूछ रही हूँ क्या तुम मेरी कार खरीदोगे? तो जो हमारे कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्ट क्या हुआ? मैं जो प्रपोजल कम्युनिकेट कर रही हूँ एक्स को
कि तुम मेरी कार खरीदोगे क्या 3 लाख रुपए में, उसका ऑब्जेक्ट क्या है उस कम्युनिकेशन का, कि मैं उससे पूछ रही हूँ क्या तुम मेरी कार खरीदोगे। तो यही बात अगर हम डेफिनेशन में रख दें तो क्या कह रहा है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ मैं अपनी विलिंगनेस सिग्निफाई कर रही हूँ एक्स को, ठीक है। टू डू, हियर आई एम डूइंग अ पॉजिटिव एक्ट, टू डू। एब्सटेन फ्रॉम डूइंग का मतलब हुआ अ नेगेटिव एक्ट, जिसमें नेगेटिव एक्ट का मतलब जिसमें मैं किसी चीज को करने से अगर रोकूंगी तो वो नेगेटिव हो जाएगा, दैट मीन्स एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। बट इन दिस एग्जाम्पल आई एम आस्किंग फॉर सम पॉजिटिव एक्ट, क्या तुम मेरी कार खरीदोगे। और मेरे इस कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्ट क्या है, टू टेक द असेंट ऑफ द एक्स। असेंट किस सेंस में, क्या वो मेरी कार खरीदेगा। तो ये होता है प्रपोजल। प्लीज हमेशा याद रखिएगा, प्रपोजल इज ऑलवेज इन अ फॉर्म ऑफ रिक्वेस्टिंग फॉर्म। इट इज नेवर अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और अ मेयर सजेशन और ओपिनियन। अभी अगर मैं एक्स को ये बोलूं कि मैं अपनी कार बेचना चाहती हूँ, तो क्या ये प्रपोजल हुआ? नो, ये प्रपोजल नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या है, दिस इज जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कि मैं अपनी कार बेचना चाहती हूँ। आई डिडंट मेड एनी प्रपोजल टू एक्स, क्योंकि मैं जो कम्युनिकेट कर रही हूँ उसका मेन ऑब्जेक्टिव असेंट लेना नहीं है एक्स का, एक्स से उसकी असेंट नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ उसको बता रही हूँ कि मैं अपनी कार बेच रही हूँ। तो मेयर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज नेवर अ प्रपोजल। क्लियर। तो ये तो हुआ अपना मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ द प्रपोजल। अभी इसके आगे अगर हम चलें तो प्रपोजल में जो डिस्कस करने वाले पॉइंट्स है वो है क्रॉस प्रपोजल, काउंटर प्रपोजल, इनविटेशन टू प्रपोजल। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं प्रपोजल के ही। अगर हम काउंटर प्रपोजल की बात करें तो काउंटर प्रपोजल का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रपोजल देता है और सामने वाला पर्सन उस प्रपोजल के टर्म्स को मॉडिफाई कर देता है, तो उस मॉडिफाइड जो प्रपोजल आया उसको कहते हैं काउंटर प्रपोजल। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने कहा आई सेड टू एक्स दैट आई वॉन्ट टू सेल माई टीवी फॉर ₹20,000, विल यू बाय इट। एक्स ने मुझे क्या रिप्लाई किया, यस आई विल बाय बट फॉर ₹18,000। तो उस एक्स ने क्या किया, मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट तो नहीं किया। दिस इज नॉट एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस हमेशा सेम होती है, जो प्रपोजल में टर्म्स एंड कंडीशन है उसी टर्म्स एंड कंडीशन पर आपने एक्सेप्ट किया, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। लेकिन यहाँ पे एक्स ने क्या किया, एक्स ने मेरे प्रपोजल के टर्म्स को मॉडिफाई कर दिया। 20,000 को उसने 18,000 में मॉडिफाई कर दिया। तो ये जो मॉडिफाइड रिप्लाई आया उससे मेरे पास, वो मॉडिफाइड रिप्लाई क्या हुआ, मॉडिफाइड प्रपोजल। और मॉडिफाइड प्रपोजल क्या कहलाता है, काउंटर प्रपोजल। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि काउंटर प्रपोजल क्या होता है। अब इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं काउंटर प्रपोजल के। काउंटर प्रपोजल के इफेक्ट्स आर लाइक कि अभी आप मुझे क्वेश्चन ये उठता है, क्या यहाँ पर काउंटर प्रपोजल से जो एक्स ने मुझे काउंटर प्रपोजल दिया उससे क्या एग्रीमेंट फॉर्म हुआ, ये क्वेश्चन उठता है। नो, एग्रीमेंट फॉर्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट फॉर्म होने के लिए प्रपोजल का एक्सेप्ट होना इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर एक्स ने क्या कर दिया, एक्स ने एक्सेप्टेंस तो दिया नहीं बल्कि मेरे ही प्रपोजल को उसने मॉडिफाई कर दिया। तो मेरा भी प्रपोजल हुआ और जो एक्स ने दिया अपनी रिप्लाई में वो भी प्रपोजल हुआ। तो प्रपोजल वर्सेस प्रपोजल हो गया, एक्सेप्टेंस तो हुआ ही नहीं। तो प्रपोजल प्रॉमिस में नहीं कन्वर्ट हुआ और प्रॉमिस एग्रीमेंट नहीं कहलाया। तो एग्रीमेंट तो फॉर्म नहीं हुआ यहाँ पे। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि एग्रीमेंट कैसे फॉर्म होगा। उससे पहले मैं आपको इस चीज़ का आंसर दे दूँ, काउंटर प्रपोजल में हमेशा जब भी काउंटर प्रपोजल आता है सामने वाली पार्टी से, तो जो ओरिजिनल प्रपोजल होता है वो एग्जॉस्ट हो चुका होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्रपोजल मैंने दिया था एक्स को कि मैं अपना टीवी 20,000 में आपको बेचना चाहती हूँ, वो प्रपोजल 0 हो जाएगा, एंड। और जो एक्स ने मुझे काउंटर प्रपोजल दिया कि मैं आपका टीवी 18,000 में खरीदूंगा, ये अभी सबसिस्टिंग है। तो एग्रीमेंट कब फॉर्म होगा, एग्रीमेंट तब फॉर्म होगा अगर मैं एक्स के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लूँ तो।
तो अब एक्सेप्टेंस मेरे ऊपर ही है। अगर मैं उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती हूँ, अगर मैं कहूँ ओके फाइन आप खरीद लीजिए 18,000 में, देयर एग्रीमेंट फॉर्म। बट इफ आई से नो, मैंने नो कर दिया तो प्रपोजल रिजेक्ट हो गया, तो एग्रीमेंट फॉर्म नहीं हुआ। ये हुआ कॉन्सेप्ट हमारा काउंटर प्रपोजल का और उसके इफेक्ट्स का। अब बात करते हैं क्रॉस प्रपोजल की। क्रॉस प्रपोजल को मैं आपको एक एग्जाम्पल से ही एक्सप्लेन करती हूँ। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है कि ए ने बी को प्रपोजल दिया कि आई वॉन्ट टू सेल माई कार टू यू फॉर ₹3 लाख, विल यू बाय इट। ठीक है, ये प्रपोजल ए ने 1 जनवरी 2020 को बी को भेजा बाय पोस्ट, और बी ने 2 जनवरी 2020 को एक लेटर लिखा दैट आई वॉन्ट टू सेल योर कार, विल यू सेल इट, राइट। बी को नहीं पता कि ए ने कोई उसको प्रपोजल दिया है। बी ने अपना प्रपोजल दिया कि मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूँ, और ए ने अपना प्रपोजल दिया था कि मैं अपनी कार आपको बेचना चाहता हूँ। दिस ऑलवेज हैपेंड बाय चांस। क्रॉस प्रपोजल हमेशा बाय चांस होता है। यहाँ पर ए ने प्रपोजल बी को दिया, इसकी नॉलेज बी को नहीं है, और बी ने प्रपोजल ए को दिया, इसकी नॉलेज ए को नहीं है। दोनों को नॉलेज नहीं है, पर दोनों ने प्रपोजल दे दिया। अब इसमें से अगर हम पॉइंट आउट निकालें तो पॉइंट ये है कि दोनों ने सेम टाइम पर प्रपोजल दिया, दोनों ने सेम सब्जेक्ट मैटर पे प्रपोजल दिया। सब्जेक्ट मैटर का सेम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ए ने टीवी की बात करी और बी ने कार की बात करी तो वो दोनों क्रॉस प्रपोजल नहीं होंगे, और दोनों ने सेम टर्म्स एंड कंडीशन पर प्रपोजल दिए एक दूसरे को, तो वो क्या कहलाते हैं? क्रॉस प्रपोजल कहलाते हैं। अब हुआ क्या कि जो ए का प्रपोजल था वो 3 जनवरी को बी के पास पहुंचा, और बी का जो प्रपोजल था वो ए को 4 जनवरी को पहुंचा। दोनों ही सेलिंग और बाइंग की बात कर रहे हैं, दोनों सेम चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है क्या यहाँ पर एग्रीमेंट फॉर्म हुआ? नो, यहाँ पे कोई एग्रीमेंट फॉर्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्टेंस है ही नहीं। यहाँ पे तो दोनों ने क्या किया है? प्रपोजल ही दिया है। ए ने अपना प्रपोजल दिया, बी ने अपना प्रपोजल दिया, तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं है, तो एग्रीमेंट फॉर्म नहीं हुआ। तो अब आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा, जब दोनों सेम चीज़ की बात कर रहे हैं, एक खरीदने की बात कर रहा है, एक बेचने की बात कर रहा है, और सेम चीज़ को बात कर रहे हैं, मतलब सेम सब्जेक्ट मैटर को बात कर रहे हैं, तो हमने किसी एक के प्रपोजल को एक्सेप्टेंस क्यों नहीं मान लिया? इसलिए नहीं माना क्योंकि यहाँ पे नॉलेज ही नहीं है। ए को नहीं पता कि बी ने उसे कोई प्रपोजल दिया है, और बी को नहीं पता ए ने उसे कोई प्रपोजल दिया है। तो जब कोई नॉलेज ही नहीं है तो एक्सेप्टेंस की बात कहाँ से आ जाएगी? जब प्रपोजल की नॉलेज ही नहीं है कि हमें कोई प्रपोजल दिया गया है, तो उसके एक्सेप्टेंस की बात कहाँ से आ जाएगी? राइट? तो इसीलिए ये यहाँ पे कोई एग्रीमेंट फॉर्म नहीं हुआ। तो क्वेश्चन ये उठता है कि एग्रीमेंट कब फॉर्म होगा? दोनों के प्रपोजल एक दूसरे के पास पहुंच गए, कोई भी एक अगर प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है तो वहाँ पे एग्रीमेंट फॉर्म हो जाएगा। क्लियर? जब भी अच्छा, यहाँ पे डिफरेंस है क्रॉस प्रपोजल और काउंटर प्रपोजल में। काउंटर प्रपोजल में ओरिजिनल प्रपोजल जो था वो एग्जॉस्ट हो गया था, वो एंड हो चुका था, लेकिन क्रॉस प्रपोजल में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहाँ पे काउंटर प्रपोजल में तो नॉलेज था ना, एक्स को नॉलेज आ गया था कि उसे ऐसा ऐसा प्रपोजल दिया और उसने टर्म्स को मॉडिफाई किया था। यहाँ पर क्या हुआ है? दोनों को नॉलेज नहीं है प्रपोजल की, उन दोनों को एक दूसरे को प्रपोजल दिया गया है, ये तो उन्हें नॉलेज ही नहीं है। तो वहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन की और कोई एंड करने की या रिफ्यूज़ करने की कोई चांस ही नहीं आता। इसीलिए दोनों ही प्रपोजल जो हैं वो सबसिस्ट करेंगे, और दोनों में से कोई एक भी प्रपोजल अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो वहाँ पे एग्रीमेंट फॉर्म हो जाता है। ये हुआ कॉन्सेप्ट हमारा काउंटर प्रपोजल और क्रॉस प्रपोजल का। अब एक नया कॉन्सेप्ट आता है इन्विटेशन टू प्रपोजल। व्हाट इज दिस? कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्विटेशन टू प्रपोजल क्या है और प्रपोजल क्या है, क्योंकि दोनों हमको सेम लगते हैं, पर दोनों सेम होते नहीं हैं। दे बोथ आर नॉट सेम, दोनों अलग अलग हैं। मैं आपको एग्जाम्पल से ही एक्सप्लेन करती हूँ। पहले तो मैं ये बता दूँ, कोई भी स्टेटमेंट
इनविटेशन टू प्रपोजल का मतलब ये होता है कि कोई भी स्टेटमेंट जब हम सामने वाले को देते हैं और उसका पर्पस अगर ये होता है कि मैं उस स्टेटमेंट से उसे अट्रैक्ट करूं, टेम्प्ट करूं, इन्फ्लुएंस करूं किसी चीज़ के लिए कि वो मुझे आके प्रपोजल दे, तो वो इनविटेशन टू प्रपोजल होता है। इनविटेशन टू प्रपोजल इज नथिंग बट इट्स जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। और प्रपोजल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होता है, प्रपोजल अलग होता है, उसमें विलिंगनेस होती है, उसका कम्युनिकेट करने का उसका एक ऑब्जेक्ट होता है। ये ऑब्जेक्ट जो होता है वो इनविटेशन टू प्रपोजल में नहीं होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप ऐसे लेके चलो जैसे गवर्नमेंट के टेंडर्स निकलते हैं। आप न्यूज़पेपर में सुबह सुबह देखते हो कि गवर्नमेंट ने कोई रोड बनाने का, हाईवे बनाने का टेंडर निकाला है। तो अब जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो अपनी अपनी प्रोजेक्ट को जो है गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं। लेट सपोज 5 कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपने अपने प्रपोजल बना के गवर्नमेंट को दिए कि हम आपका काम इतने में कर देंगे, हम उसमें ऐसा ऐसा मटेरियल लगाएंगे, ठीक है, और हम इतनी कम दिनों में आपका काम कर देंगे, जो भी है XYZ, और इतनी इतनी टेक्नोलॉजीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब गवर्नमेंट के पास कितने जनों का प्रपोजल आया? 5 जनों का आया। उसमें से गवर्नमेंट को जिसका भी अच्छा लगेगा प्रपोजल, उसको गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर देगी और उसे गवर्नमेंट हाईवे बनाने का टेंडर दे देगी। तो अब इसमें से क्या चीज़ इनविटेशन टू प्रपोजल है, क्या चीज़ प्रपोजल है और क्या चीज़ एक्सेप्टेंस है? अगर हम इसको निकालें तो जो एडवर्टीजमेंट गवर्नमेंट ने दिया वो तो क्या हुआ? इनविटेशन टू प्रपोजल। जो कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपने प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट के सामने दिए वो क्या हुए? प्रपोजल हुए। और जिसके प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया, एडमिट किया, वो क्या हुआ? एक्सेप्टेंस हुआ। और जब ये एक्सेप्टेंस हो जाता है तो वो प्रपोजल कन्वर्ट हो जाता है प्रॉमिस में, प्रॉमिस हो जाता है एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट अगर सेक्शन 10 के एलिमेंट्स को फुलफिल करता है तो वो हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। इसको एक और सिंपल एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। लेट्स सपोज कि कई बार आपने देखा आपके लोकल एरियाज़ में जो अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो कई बार कई एरियाज़ में ऐसा होता है कि कुछ ऑटो वाले या जो हमारी इलेक्ट्रिक रिक्शा आती है वो जो होते हैं वो टो करके पैसेंजर्स को लेके जाते हैं। अब वो जब टो करके लेके जाते हैं, 5-6 पैसेंजर्स को एक साथ बैठा के लेके जाते हैं, तो वो किसी एक ही पर्टिकुलर जगह पर जाते हैं और उस बीच में जिसको जाना होता है वो उस पर्टिकुलर ऑटो या ई रिक्शा में बैठ जाता है। अब लेट सपोज एक ऑटो वाला खड़ा हुआ है और वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं एक्स प्लेस जा रहा हूँ, जिसको जाना है वो आ जाओ, मैं एक्स प्लेस जा रहा हूँ, जिसको भी जाना है वो मेरे पास आ जाओ। अब एक्स प्लेस लेट सपोज 10 जनों को जाना है, वहाँ पे जो लोग खड़े हुए हैं आसपास, वहाँ पे 10 जने ऐसे हैं जो वहाँ पे उसके पास पहुँच गए कि हमें जाना है, हमें जाना है और हमें जाना है। लेकिन उस ऑटो में सिर्फ 5 लोगों को बैठाने की जगह है। तो उस ऑटो वाले ने जो भी 5 जने आए पहले, उसने उन 5 जनों को बैठा दिया और उनको वो एक्स प्लेस पर ले जाके उसने ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे क्या इनविटेशन टू प्रपोजल था, क्या प्रपोजल था और क्या एक्सेप्टेंस था? अगर हम इसको निकालें तो जो ऑटो वाला चिल्ला रहा था कि मैं एक्स प्लेस जा रहा हूँ, जिसे जाना है वो आ जाओ, ये तो हुआ इनविटेशन टू प्रपोजल। इट्स जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो ऑटो वाला दे रहा है लोगों को कि वो एक्स प्लेस जा रहा है, आपको अगर जाना है तो आप मेरे ऑटो में बैठ जाइए। इट्स अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इट इज इनविटेशन टू प्रपोजल। 10 जने उसके पास पहुंच गए, 10 जनों ने कहा कि हमें एक्स जगह जाना है, तो 10 जनों ने उसको क्या किया? प्रपोजल दिया कि हमें एक्स जगह जाना है, हमें एक्स जगह जाना है। लेकिन उसके ऑटो में सिर्फ 5 जनों की जगह थी, तो उसने 5 जनों को बैठा लिया, बाकी 5 को कहा कि मैं आपको नहीं लेके जा सकता हूँ। तो जो 5 जनों को उसने बैठाया और एक्स जगह छोड़ा, वो क्या हुआ? एक्सेप्टेंस हुआ। ठीक है, जैसे ही वो बोलते हैं आके बैठ जाओ मेरे ऑटो में, तो 5 जनों को जिनको उसने बैठाया उनके साथ उसका एक्सेप्टेंस हुआ और फिर वो प्रॉमिस में बदल जाता है कि अब वो एक्स प्लेस छोड़ के ही आएगा। अगर वो वाई प्लेस छोड़ के आएगा तो उसके लिए ये बाकी 5 जने जो हैं ये उसके अगेंस्ट में क्या कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हैं, राइट? अच्छा, चलिए, ये तो हुआ अपना कॉन्सेप्ट इनविटेशन टू प्रपोजल का। अब पॉइंट ये उठता है कि ये
इन्विटेशन टू प्रपोजल के रूल को लेके क्यों आए? वाई देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इन्विटेशन टू प्रपोजल? आंसर इसका ये है बिजनेस कन्वीनियंस। कैसे? हाउ? इसी इलस्ट्रेशन से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेट सपोज कि जो मैंने आपको बताया इन्विटेशन टू प्रपोजल, जो वो चिल्ला रहा था एक्स प्लेस में जा रहा हूँ, ये इन्विटेशन टू प्रपोजल नहीं है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इन्विटेशन टू प्रपोजल, सिर्फ प्रपोजल है और एक्सेप्टेंस है। तो अब जो ऑटो वाला चिल्ला रहा है एक्स प्लेस जिसको जाना है वो आके मेरे ऑटो में बैठ जाओ, ये क्या है? प्रपोजल हुआ। 10 जने उसके पास पहुंच गए और उन्होंने कहा कि हमें एक्स प्लेस जाना है, ठीक है, तो वो क्या हुआ? एक्सेप्टेंस हुआ, ठीक है। अब एक्सेप्टेंस हो गया, दैट मीन्स कि प्रपोजल जो है प्रॉमिस में कन्वर्ट हो गया और ऑटो वालों का 10 जनों के साथ प्रॉमिस होके एग्रीमेंट हो गया। 10 जनों के साथ उसका एग्रीमेंट हो गया, लेकिन उसके ऑटो में तो 5 जनों की ही जगह है ना, तो उसने 5 जनों को बैठाया और बाकी 5 के साथ उसने क्या कर दिया? ब्रीच कर दिया। तो जो रिमेनिंग 5 हैं, क्योंकि उनके साथ एग्रीमेंट कंप्लीट हो चुका था, तो वो 5 जने उसके ऊपर उससे कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते थे, क्योंकि उनके साथ उसका एग्रीमेंट हो चुका है और उसने उन 5 जनों को नहीं बैठाया, तो वो ब्रीच हो गया। तो हो गई ना प्रॉब्लम, कियोस क्रिएट हो गया। तो बिजनेस कन्वीनियंस के लिए इसीलिए इन्विटेशन टू प्रपोजल का कॉन्सेप्ट लाया गया, ठीक है। और इट इज़ फॉर द बिजनेस कन्वीनियंस कि किसी के साथ ऐसा नहीं हो कि अननेसेसरी जो है एग्रीमेंट हो जाए और फिर इनोसेंटली विदाउट एनी रीज़न उसका प्रॉमिस जो है वो फुलफिल नहीं होता, तो सामने वाला कॉम्पनसेशन क्लेम करके उसको फंसा सकता है। इसीलिए इन्विटेशन टू प्रपोजल का कॉन्सेप्ट है। एक और चीज़ नोट करके रखिएगा कि इन्विटेशन टू प्रपोजल जो पर्सन देता है वो ही एक्सेप्टेंस करता है। मेरे एग्जाम्पल में अगर गवर्नमेंट ने इन्विटेशन टू प्रपोजल दिया था एडवर्टीजमेंट देके, तो गवर्नमेंट ने ही एक्सेप्ट किया था कॉन्ट्रैक्टर्स के प्रपोजल को। सेकेंड एग्जाम्पल में ऑटो वाले ने अगर इन्विटेशन टू प्रपोजल दिया था तो उसी ने ही एंड में एक्सेप्टेंस किया। क्यों? क्योंकि इन्विटेशन टू प्रपोजल क्या होता है? इसीलिए दिया जाता है ताकि सामने वाले को आप अट्रैक्ट करते हो कि वो मुझे आके प्रपोजल दे। जब सामने वाला आके मुझे प्रपोजल देगा तो मैं ही तो उसे एक्सेप्ट करूँगी। क्लियर? आई होप आपको प्रपोजल के बारे में जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए वो समझ आए होंगे। अगर कोई भी आपको क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।